नमस्कार, मैं अरुणेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं शिवालिक जर्नल। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के बीजापुर में शनिवार को एम्बुश लगाकर, घात लगाकर सीआरपीएफ की एक डीआरजी की, एसटीएफ की जो जवान थे उन पर हमला किया गया। इस हमले में अब तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो अब जो शहीद जवान थे उनकी संख्या 24 हो चुकी है। जी हाँ, 24 जवान इस हमले में शहीद हो चुके हैं और करीब 31 से ज़्यादा जवान बुरी तरीके से घायल हैं, जिनका इलाज अस्पतालों में चल रहा है। इसी बीच देश भर के तमाम जो ओछी राजनीति करने वाले लोग हैं, जो घटिया राजनीति जिसको बोलते हैं, वो लोग खुल करके इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि इंटेलिजेंस फेलर था। जो जवान गए थे वो तैयारी के साथ नहीं गए थे और जो जवान जो शहीद हुए हैं वो लापरवाह थे। कोई नक्सलियों को, उनके हमले को, उनके कायराना हमले के ऊपर सवाल नहीं कर रहा। कोई ये नहीं कंडेम कर रहा कि जो नक्सलियों ने किया वो गलत था, जो उन्होंने किया वो निंदनीय था। कई सारे लोग, कल से मैं देख रहा हूं न्यूज़ रिपोर्ट्स जिसमें लोग ये तो कह रहे हैं कि हमारी जो सेना है, जो हमारे जवान हैं, जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, ये उनकी इंटेलिजेंस का फेलर था। ये जो वहां पर गए हुए थे तो पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए था। मतलब वो लोग ये बताएंगे सिक्योरिटी फोर्सेस को कि कब, कैसे, कहां जाना चाहिए था और कौन सी इंटेलिजेंस फेलर था। ये वो लोग बता रहे हैं जिनका दूर दूर तक फोर्सेस से, सिक्योरिटी फोर्सेस से या किसी भी ऐसी गतिविधि से कोई ताल्लुक नहीं रहता। लेकिन क्या करें, अब नक्सलियों के बारे में तो कुछ गलत कह नहीं सकते क्योंकि वो तो इनके समर्थक हैं। कई राज्यों में जो ये चुनाव लड़ती हैं ये पार्टियां, ये उन्हीं अर्बन नक्सल्स जो होते हैं, कम्युनिस्ट पार्टीज जो होती हैं, जो इन्हीं नक्सलवादियों का, नक्सलियों का, माओवादियों का समर्थन करते हैं, पीछे से इन्हें बैक करते हैं। ये उनके समर्थन के साथ, ये उनके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं। तो क्यों बोलेंगे ये किसी के खिलाफ? इन्हें तो ये देखना है कि कैसे जो हमारे जवान थे वो खुद अपनी लापरवाही से मारे गए। वो जंग हो रही थी, कोई पबजी का गेम नहीं चल रहा था वहां एनकाउंटर हो रहा था रियल का। और जब एनकाउंटर होता है तो पता नहीं होता कहां से गोली आ रही और किसको लगेगी। गोली देख के अपना रास्ता नहीं बदलती। ये जो नेता हैं उन्हें समझना होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि 23 जवान शहीद हुए, उनका हमें दुख तो है, लेकिन हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि नेताओं के जो लड़के हैं या जो बेटे हैं, जो घर वाले हैं, वो सेना में क्यों नहीं जाते? मैं ऐसी ओछी और घटिया राजनीति करने वालों लोगों से यह पूछना चाहूंगा, या खुल के कहूं, कन्हैया कुमार ने यह बात कही। मैं कन्हैया कुमार से पूछना चाहूंगा कि इसकी उम्र कितनी है, ये खुद क्यों नहीं सेना में गया, ये खुद क्यों राजनीति में है, और वो भी उस पार्टी से है जो पार्टी नक्सलवादियों को समर्थन देने के लिए जानी जाती है, जो किसी जमाने में खुलकर कहा करती थी कि हम चीन के कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ खड़े, जिसने खुल करके एक जमाने में यह कहा था, जब चीन से वॉर हुआ था भारत का, तो इन्होंने ही खुलकर, इसी पार्टी ने यह कहा था कि कोई हमारी पार्टी का समर्थक खून नहीं देगा भारतीय सेना के लिए। और यह आज हमें सिखा रहे हैं कि बलिदान क्या होता है, कहां इंटेलिजेंस फेलर था हमारा। एक वो पप्पू बैठा है कांग्रेस का, राहुल गांधी, जो ये कहता है साफ साफ कि इंटेलिजेंस फेलर नहीं था तो ये क्या था। एक जवान बनने के लिए शायद राहुल गांधी को उसकी 7 पुश्तें लग जाएंगी, और वो आज सिखा रहा है। क्या आंकड़े उठाकर नहीं देखे अपनी सरकार के तुमने? जब सैकड़ों जवान मारे जाते थे एक एक हमले में, तब मुंह में ताला पड़ा था इनके, और आज राजनीति कर रहे हैं उन शहादतों पर जो हमारे वीर सपूतों ने दी है। हर चीज में राजनीति,
उरी अटैक हो उसमें राजनीति, सर्जिकल स्ट्राइक हो उसमें राजनीति, पुलवामा हमला हो उसमें राजनीति, कुछ भी हो हर जगह राजनीति करनी ही है। ये वो गिद्ध हैं जो शायद अपनी मां बाप बहन बेटी की लाश पर भी राजनीति करने को तैयार हो जाएंगे, और ये करते हैं। लेकिन इनमें से एक ने भी ये नहीं कहा कि जो 23-24 जवान जो हमारे शहीद हुए हैं, ये एक भी इन लोगों ने जहमत नहीं उठाई कि उनके घर वालों से मिलकर के आए, उनके पास जाएं। खासकर कि राहुल गांधी, कन्हैया कुमार और ऐसे जो दोगले लोग हैं राजनीति में या हमारे देश में, वो बस कहने के लिए इन्हें इंटरव्यू दे दिया। और बहुत से, मुझे तो अचंभा हुआ, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो भारतीय सेना से रिटायर हैं अफसर के पद से, और वो ऐसे बयान दे रहे हैं जो उनकी माओवादियों की, जो नक्सलियों की टैक्टिक्स होती है उसको वो लोग अच्छा बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि भारतीय सेनाओं को और जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको उनसे सीखना चाहिए कि वो कैसे हमला करते हैं, कैसे वो खूनी खेल खेलते हैं। अगर भारतीय सेना और भारत की जो सुरक्षा बल हैं अगर वही करने लगेंगे जैसे वो लोग करते हैं, तो वो फर्क नहीं समझेंगे फिर बच्चों में, बूढ़ों में, महिलाओं में। और होना भी यही चाहिए। नक्सली समर्थक चाहे कोई हो, उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत होना चाहिए। क्योंकि कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई, कई सारे जवान जो घायल है उन्होंने अस्पतालों में ये बयान दिया है। आपको आज ये हकीकत बता दूं कि ये कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था। वो ऑपरेशन करके वापस लौट रहे थे वो जवान, ना कि ऑपरेशन के लिए जा रहे थे। जब वो वापस आ रहे थे उस वक्त जिस गांव के आसपास ये हुआ है, वहां के कुछ लोग जानवरों को लेकर के वहां से जानवरों को हटा रहे थे, लोगों को हटा रहे थे। और कुछ लोग, जो सेना का जवान जो घायल हुआ है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस, उसने ये बात बताई है कि जब वो लोग आ रहे थे तब उन्हें रास्ते में रोका गया गांव वालों द्वारा। और वो इसलिए रोका गया क्योंकि वो लोग वहां से निकल रहे थे। अगर वो लोग उस दिन वहां से निकल जाते उस टाइम, तो शायद ये हमला कामयाब नहीं हो पाता नक्सलियों का। इसलिए उन्हें एक ट्रैप में फंसाया गया। पहले उनकी गाड़ियां रुकवाई गई, फिर वहां पर उनको रोक करके 10-15-20 मिनट, जब तक नक्सलियों ने पूरा उन्हें घेर नहीं लिया, तब तक उनसे बातचीत की गई। और जैसे ही एक बार कंफर्म हो गया कि अब पूरा ट्रैप बन चुका है, हमला कर सकते हैं, तब उन्होंने यू फॉर्मेशन बना करके हमला किया, यानी कि 3 तरफा हमला। और रास्ता निकलने के लिए कोई नहीं था। और जो रास्ता छोड़ा था उन्होंने, वो जंगल की ओर जाता था, उस जंगल की ओर जहां ये नक्सली बचपन से लेकर बड़े होने, जवानी और बुढ़ापे तक मरते हैं, वहां पर जिनका चप्पा चप्पा इन्हें मालूम है। क्योंकि इन्हें पता था कि जवान जो हैं वो अगर जंगल की तरफ भागेंगे तो वहां पर भी वो नहीं बच पाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे अत्याधुनिक हथियार भी थे उनके पास। ऐसा नहीं है कि हमारे जवानों ने रिटेलिएट नहीं किया, बहुत बहादुरी से और पूरे दमखम से उन्होंने रिटेलिएट किया। लेकिन जब आप चारों तरफ से घिरे हों और गोलियां चल रही हों, खास करके जब गोलियां चल रही हों, तो नहीं पता होता कि किधर से गोली आकर के आपको लगेगी और कहां बचना है, कैसे बचना है। उस मनोस्थिति में भी वो जवान लड़ रहे थे। कम से कम उनकी शहादत को तो आप बेइज्जत मत कीजिए, उनकी शहादत का तो सम्मान कीजिए। कम से कम ये तो मत कहिए कि ये लापरवाही थी उन जवानों की जो शहीद हो गए। अगर उनकी ये लापरवाही होती, अगर वो किसी को भी मारने लगते, तो शायद वो जवान नहीं होते, फिर वो भी नक्सली ही होते। और नक्सली किस अधिकार के लिए, किसके हक के लिए लड़ रहे हैं? ये नक्सली कुछ वक्त पहले तक खुद ही एक दूसरे को मारते थे। आपको बता दूं, जब 2004 में 5 में जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब से लेकर अब तक जो नक्सलियों को 2013 तक जो नक्सलियों का जो विस्तार हुआ जंगलों में, वो किसी से छुपा नहीं है। सबको पता है कि नक्सलियों को कौन समर्थन कर रहा था, कैसे कर रहा था, किस लिए कर रहा था। और आज जब एक हमला होता है तो सब टूट पड़ते हैं उस पर राजनीति करने के लिए। कोई इस बात पे बात नहीं कर रहा कि उस परिवार का क्या होगा जिसकी अभी 1.5 साल पहले शादी हुई थी,
उस जवान के परिवार का क्या होगा जिस जवान की अभी 1.5 महीने पहले शादी हुई थी, जिसके पत्नी की गोद में एक दुधमुहा बच्चा है। कोई उस मां की बात नहीं कर रहा जिसके बेटे की शादी 1 महीने 1.5 महीने बाद होने वाली थी। हम बात कर रहे हैं उन चीजों पर कि हम कैसे सिक्योरिटी फोर्सेस को गलत ठहरा सकें, कैसे उन्हें उनकी नाकामी जो है वो हम बता सकें, जबकि वो नाकाम नहीं थे। उन्होंने भी मारा है नक्सलियों को और ये बात स्वीकार करने लायक है। लेकिन आज जो लोग मुनव्वर फारूकी और फलाना ढिमकाना जैसे लोगों के ऊपर प्राइम टाइम में शो किया करते थे, वो रवीश कुमार आज चुप है, वो गायब है, वो नहीं बोलेगा नक्सलियों पर। अभी वो आएगा अगर प्राइम टाइम में तो वो उल्टा कहने लगेगा कि ये तो सिक्योरिटी फोर्सेस का फेलियर था, वो भी यही बात कहेगा। क्योंकि इन सब का, ये सारे जो लोग हैं ना, ये सब अर्बन नक्सल्स हैं जो कहीं ना कहीं से उन नक्सलियों को समर्थन देते हैं। वैचारिक समर्थन यहां से मिलता है और वित्तीय समर्थन कहीं और से आता है, और जो नक्सली है उनको हथियार कोई और मुहैया कराता है। और इस तरीके से ये पूरा षड्यंत्र जो है भारत में ही रह करके भारत के खिलाफ हर रोज चलाया जाता है। और ये लाल आतंक है। ये कोई किसी के लिए लड़ नहीं रहे, किसी के हक की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हजारों करोड़ का जो ये है, ये एक्सटॉर्शन मनी लेते हैं वहीं के लोगों से, उन्हीं गांव वालों को मार मार करके। किसके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं ये? कौन से अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं? कौन सा अधिकार इन्हें नहीं मिला है वहां पर? ये सिर्फ छलावा है इनका। ये सिर्फ कम्युनिज्म जो है ना, ये जहर है, एक ऐसा जहर जो दीमक की तरह काम करता है और ये धीरे धीरे देश को चाट लेगा। और ये ऐसा नहीं है कि ये जाहिल अनपढ़ होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अनपढ़ जाहिलों पर जो लोग हैं, जो अनपढ़ हैं, जो जंगलों में रहते हैं, जो आदिवासी हैं, उनके लिए जेएनयू जैसे संस्थानों में पाले जाते हैं अर्बन नक्सल्स, वो भी हमारे पैसे से, हमारे टैक्स से, ताकि ये पढ़े लिखें, यहाँ की अंदरूनी गतिविधि को जाने, यहाँ के इंटरनल सिस्टम्स को जाने और फिर वो जंगलों में उन्हें बताएं जा करके सारी चीजें। और वो भी वही बातें बताएंगे जो उनके मतलब की होंगी, जिससे कि वो लोग भड़केंगे, जिससे कि उनको लगेगा कि गलत कर रही है सरकार हमारे साथ। वो बातें नहीं बताएंगे जो उनके नक्सल जो आदिवासी हैं, जो वहाँ रहते हैं जंगलों में, छत्तीसगढ़ हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, यहाँ के आदिवासी समुदायों को वो बातें नहीं बताई जाती जो उनके कल्याण के लिए होती हैं, जो उनके लिए विकास के लिए होती हैं। वो बातें बताई जाती हैं, वो भी 3 की 13 करके बताई जाती हैं, ताकि वो लोग कभी भी भारत सरकार पर भरोसा न कर सकें, भारतीय फोर्सेस पे भरोसा न कर सकें और हमेशा ऐसे ही हथियार उठाए रहें। जो ये माओवादी विचारधारा होती है, जो कम्युनिस्ट विचारधारा होती है, कहीं ना कहीं यही कारण है इस पूरे नक्सल, जो ये नक्सलाइट जो हमले करते हैं इसके पीछे। क्योंकि उनका तो सीधा सीधा कहना ही है, यही है कि सत्ताएं जो होती हैं वो बंदूक के जोर पे चलाई जाती हैं। उनको तो डेमोक्रेसी में विश्वास ही नहीं रखते हैं। जो अर्बन नक्सल देश में बैठते हैं वो सिर्फ दिखावा है कि हम बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हैं। जितना बड़ा अर्बन नक्सल होगा वो उतना ही बड़ा खुद को राष्ट्रभक्त कहेगा। कन्हैया कुमार छाती पीट पीट के हर जगह जाकर के कहता है कि वो सबसे बड़ा देशभक्त है, सबसे बड़ा देशभक्त है। और वो हमेशा एक सवाल पूछता है कि कितने नेताओं के जवान, जो नेता हैं, उनके बेटे बेटियां फौज में हैं। अबे तो तू क्यों नहीं गया बे? ये सवाल बहुत बड़ा है। तू तो जवान, तो तेरी उम्र भी ऐसी है, तू क्यों नहीं गया? फिर अगर तुझे इतना ही सवाल पूछने का शौक है, तू क्यों नेता बनना चाहता है? खुद को राजनीति की मलाई चाटनी है और सवाल दूसरों से कर रहे। आज कहने को और गुस्से को मैं भाषा की मर्यादा भूल जाऊंगा, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए भाषा की मर्यादा नहीं होनी चाहिए। ये वो हरामखोर लोग हैं जो इसी देश में खाएंगे, इसी देश का खाएंगे और इसी देश की थाली में छेद भी करेंगे। ऐसे लोगों के लिए कोई भाषा की मर्यादा होनी भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल में। और इस नक्सल जो है, इसका जड़ से अब खात्मा करने का वक्त है। अगर अभी भी नहीं किया तो ये अभी तो जंगलों में है,
फिर ये आपके घर तक भी, हर जगह, हर शहर, हर कोने में पहुंच जाएगा। क्योंकि इंसानी फितरत है, वो गलत चीजों को जल्दी अडॉप्ट करता है, सही चीजें उसे देर में समझ आती हैं। वो बच्चों का, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों का पहले ब्रेन वॉश करते हैं, उसके बाद उन्हें सिखाया जाता है कि कैसे हक की, कौन सी गलत हक की लड़ाई लड़नी। उन्हें मतलब ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। उन्हें बस ये पता है कि सरकारें गलत कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, क्या कर रही हैं, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं होता। वो एक भेड़ चाल में चलते हैं। और यही कारण है जो कम्युनिज्म जो है वो हमारे देश में पनप रहा है, फल फूल रहा है, जबकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने इस चीज़ को बैन कर रखा है अपने यहाँ। जो ऐसे कट्टरपंथी कम्युनिस्ट हैं उनको बैन कर रखा है, लेकिन हमारे देश में खुलेआम वरार राव जैसे लोग जो प्लानिंग करते हैं एक देश के प्रधानमंत्री को मारने की, वो खुलेआम घूम रहा है। उसे लोग क्रांतिकारी पोएट कहते हैं। सबसे बड़ा हास्यास्पद, सबसे बड़ा मजाक का, ये मजाक वाली वो है कि जो आदमी किसी देश के सबसे बड़ी, दुनिया की डेमोक्रेसी के प्रधानमंत्री को मारने की साजिश रचता है, षड्यंत्र करता है, उसको लोग क्रांतिकारी पोएट कहते हैं। जो ये कहता है कि सीआरपीएफ या कोई भी अन्य सुरक्षा बल नक्सलियों के एरिया में जाते क्यों हैं, और अगर जाएंगे तो मारे जाएंगे, उसे ये लोग क्रांतिकारी पोएट कहते हैं। उसके रिहाई के लिए बातें करते हैं, और अब वो रिहा भी हो गया है, वो भी उम्र का तकाजा समझकर, क्योंकि उसकी उम्र हो गई है, बूढ़ा है। तो लोग यही एक लॉजिक बताते हैं, जब कोई ऐसा फंस जाता है तो कोई 21 साल का होता है, कोई 35 साल का होता है, कोई 50 साल का, कोई 75 साल का। इनका उम्र वाला जो फैक्टर है वो हर जगह घुस आता है। लेकिन आपको बता दूं, जो सीआरपीएफ के जवान, जो डीआरजी के जवान, जो बस्तारिया बटालियन के जवान, जो एसटीएफ के जवान मारे गए हैं, उनकी भी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी। वो भी 30 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल, 26 साल ऐसे ही थे। इन फोर्सेस में ज़्यादा से ज़्यादा उम्र बहुत ज़्यादा होती है तो 35 साल होती है, आपको ये भी बता दूं। क्योंकि ये कमांडोज होते हैं, स्पेशल फोर्स होती है, इनके एक नियम होते हैं कि इससे ज़्यादा उम्र के लोग इसमें नहीं जाएंगे। इनके लिए कोई सिंपैथी नहीं, इनके लिए कोई शब्द नहीं। 2 शब्द पहले कह दिए कि हमें दुख है, और बाद में कह दिया कि उनकी अपनी गलती से मारे गए। देखा कि जब सिंपैथी जवानों की तरफ ज़्यादा है तो पहले माहौल बनाने के लिए उनकी थोड़ी सी, उनके प्रति थोड़ा सा संवेदना अपनी व्यक्त कर दी, लेकिन बाद में वही जहर उसमें चिपका दिया। और पता नहीं सरकारें भी क्या करती हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, वो क्या करती रहती हैं। क्यों नहीं कोई एक ठोस एक्शन उठाया जाता है? क्या ये नामुमकिन है? हम चुनावों में भारी बल तैनात कर देते हैं हर जगह पर, तो क्या जंगलों को घेर करके इन्हें यूं नहीं, इन्हें ओ फॉर्मेशन में घेर करके, एक सर्कल में घेर करके क्यों नहीं मार सकते? और जो लोग ये कहते हैं कि वहां बेचारे आदिवासी मासूम लोग मारे जाएंगे, आपको बता दूं जो शनिवार को जो हमला हुआ है उसमें ये मासूम नहीं, ये हरामखोर जंगल वाले जो आदिवासी थे ये भी शामिल थे। और ये जवान ने कहा है, घायल जवान ने ये बात बताई है कि सब थे उसमें, बूढ़े, बच्चे, औरतें, सब इस हमले में शामिल थे, हथियारधारियों के साथ शामिल थे। पहले धोखे से उन्हें रोका गया और पूरी तैयारी की गई और उसके बाद हमला किया गया। जवानों की बस इतनी गलती थी कि वो उनके बहकावे में आ गए जो गांव वाले थे। कोई इंटेलिजेंस फेलर नहीं था ये। एक जवान को उन्होंने अभी भी अगवा कर रखा है, आपको बता दें, और एक यूनिट पूरी सीआरपीएफ की अभी भी लापता है। लेकिन ये खबरें कोई नहीं दे रहा। कोई वहां दौरा कर रहा है, कोई वहां खड़ा हुआ है, कोई ये बयान दे रहा है, ये कर देंगे। वो कब करेंगे? जब और जवान शहीद हो जाएंगे। ऐसे क्यों नहीं फोर्सेस को लगाया जाता? एक ठोस नतीजे पर क्यों नहीं पहुंचा जाता? हमेशा बस मीटिंग्स होने लगती हैं किसी भी हमले के बाद, चाहे पुलवामा हमला हो, चाहे उरी अटैक हो, चाहे कोई भी हमला हो, उसके बाद मीटिंग्स होती हैं, लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं और हफ्ते भर में सब शांत हो जाते हैं। कोई उसके बाद बात नहीं करता, कोई ये नहीं बताता कि उसके बाद हुआ क्या, उस हमले के बाद हमने क्या किया।
एक दो बार सर्जिकल स्ट्राइक कर दी और ये कर दिया, उसके ऊपर भी राजनीति। हमें सबूत दो। एक तो ये सबूत खोर पता नहीं कितने हैं हमारे देश में, ये सबूतों पर ही जीते हैं। एक ये दिल्ली वाला है जो हर बात में सबूत मांगता है, एक वो कांग्रेस का पप्पू है, वो हर बात में सबूत मांगता है। ये जेएनयू वाला है जो देश के टुकड़े टुकड़े करने की सोचता है, वो सबूत मांगता है हम लोग के। कितनों को सबूत दोगे? सबूत देना ही क्यों है? तुम सरकार हो, तुम्हें देश की जनता ने चुना है, तुम्हें किसी को सबूत देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें एक्शन करने की जरूरत है। और ये बात जितनी जल्दी सरकारों को समझ में आएगी, उतनी जल्दी इस नक्सल जहर से हमें आज़ादी मिलेगी, इन नक्सलाइट्स से हमें आज़ादी मिलेगी। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि जितनी विभत्सता के साथ उन्होंने हमारे जवानों को मारा है, उससे भी 1000 गुना ज़्यादा विभत्सता के साथ उन्हें मारा जाना चाहिए। कोई सरेंडर नहीं, कोई सिंपैथी नहीं, सिर्फ मौत होनी चाहिए उनकी। क्योंकि ये लोग शांति और जो होता है बातचीत की भाषा नहीं समझते। इन्हें उन्हीं के कम्युनिज्म की भाषा में ही समझाना पड़ेगा कि बंदूक की गोली से कैसे खत्म किया जाता है ये जहर। क्यों नहीं एयरफोर्स इस्तेमाल की जाती है ऐसे एरियाज में? क्यों हमारे जवान नीचे से जाते हैं? हमेशा ग्राउंड से ही क्यों जाए हमारे जवान? क्यों नहीं ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास आज भी है जो जंगलों में देख सकती है कहां पर नक्सलियों के कैंप लगे हुए हैं, तो हम क्यों नहीं पूरी उसके साथ जाते? क्यों नहीं हमें इसमें एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता इन हमलों में? किस बात का डर है? इस बात का कि हम अपने ही देश में अपनी ही सेनाओं को इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जवान मारे जाते हैं हमारे ही देश में, उनका क्या? आपको बता दूं कि कई सारे ऐसे दृश्य आ रहे हैं इस वक्त पूरे देश, क्योंकि वो जवान किसी एक जगह के नहीं थे, कई जगहों के थे। यूपी के भी थे, बिहार के भी थे, छत्तीसगढ़ के भी कुछ जवान थे, कुछ जवान और भी स्टेट्स के थे। हर जगह से वो जो ताबूत होते हैं उनकी तस्वीरें आ रही हैं, उनके घर वालों की तस्वीरें आ रही हैं, जो कि देख करके शायद कोई शैतान भी रो दे उनको देख करके, ऐसी तस्वीरें। लेकिन उन ताबूतों पर क्या हो रहा है? राजनीति हो रही है, सिर्फ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और ये सबसे ज़्यादा दुख की बात है। अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि हम ऑपरेशन प्रहार चलाएंगे, इस पूरे नक्सलाइट को तब तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक इसका खात्मा नहीं होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कब, जल्दी करो, क्योंकि जवानों की शहादत इतनी कीमती, हमारे जवान जो हैं वो बहुत कीमती जवान हैं। हम क्यों खो रहे हैं इन्हें हर रोज़? 10 दिन पहले ही हमला हुआ है, उससे पहले भी हमले हो चुके हैं कई बार। इन नक्सलियों का कोई ठोस जो है इनके लिए इलाज निकालना पड़ेगा। जो लोग बोलते हैं बोलने दीजिए उन्हें, सरकारें अपना काम करें, चुनाव होते रहेंगे, सत्ताएं आती जाती रहेंगी, लेकिन इन लोगों का इलाज होना आज बहुत ज़रूरी है। आज 23 हैं, कल हो सकता है 40 जवानों को शहीद करें, उसके बाद हो सकता है और जवान शहीद हों, क्योंकि ऐसे हमलों के बाद इनके हौसले और ज़्यादा बुलंद हो जाते हैं। तो इनके हौसलों को तोड़ने के लिए सरकार को कदम उठाना ही होगा, सिक्योरिटी फोर्सेस को कदम उठाने ही होंगे। आप देख रहे थे शिवालिक जर्नल। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।